प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज, जिसमें पिछली क्लास तक हमने पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाया जाना यहाँ तक पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पंचायतों की स्थायी समितियां। ठीक, पंचायतों की स्थायी समितियां जो है हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि स्थायी समितियां क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, अब आगे है जैसे कि चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद आगे आप लोगों का पंच, सरपंच है ना, उपाध्यक्ष, ये सब चीज जो है वो चुन लिए गए हैं। आखिर इन लोगों का चुनाव क्यों मतलब इनको चुना क्यों जाता है, पंचायतों का गठन क्यों किया जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पंचायतों का गठन जो है वो प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए किया जाता है, यानी कि प्रशासन में जन भागीदारी आए, सामने आए। इसीलिए इसीलिए पंचायतों का विकेंद्रीकरण किया गया। लेकिन अभी विकेंद्रीकरण कैसे हो, कुछ तो मुद्दा होना चाहिए जिन पर ये जो पंच सरपंच है वो आए और अपना काम करें। तो ये मुद्दे बताए गए हैं आपके अनुसूची 11 के 29 विषयों में। तो इन्हीं 29 विषयों पर काम करने के लिए पंचायतों में समिति का गठन किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विषय होना चाहिए, कुछ तो मुद्दा होना चाहिए जिस पर लोग, जो हमारे प्रतिनिधि जो है वो आए हैं वो काम करें। तो ये जो मुद्दा है, जो विषय है, ये बताए गए हैं आपके 29 विषय जो है वो अनुसूची 11 में बताए गए हैं। इसी पर जो है वो अपना समिति बनाएंगे और काम करेंगे। ठीक, तो आज हम इसी समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास के हम स्टार्ट करते हैं पंचायतों की स्थायी समितियों के साथ। ठीक, पंचायतों की स्थायी समितियां, पंचायतों के लिए गठित स्थायी समितियां, है ना। तो ये क्या होता है, पंचायतों की स्थायी समितियां जो है पंचायत के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक, पंचायत के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। ठीक, इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, क्या होता है, अगर इसको देखें क्या होता है, तो पंचायत के कार्यों में, है ना, पंचायत के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है, का गठन किया जाता है ना। पंचायत के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। तो ये पंचायत की समितियां जो हैं ये निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। निर्वाचित सदस्य मतलब जो हमने पंच और सरपंच चुना है, यानी जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जिनको भेजा है वो निर्वाचित होते हैं। तो इसे इन्हीं निर्वाचित सदस्यों से जो है मिलकर पंचायत की समितियां बनती है। ठीक, अगर इनको लिखें तो ये पंचायत की समितियां जो है, पंचायत की समितियां निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। ठीक, किनसे मिलकर बनती है, निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है ना, तो मिलकर बनती है। ठीक, प- पंचायत की समितियां जो है वो निर्वाचित सदस्यों से बनती है। अब हम देखते हैं कि पंचायत की स्थायी समितियां, तो इनको स्थायी क्यों कहा जाता है। इनको स्थायी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक पंचायत रहती है तब तक ये समितियां बनी रहती है। जैसे कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, है ना। तो जैसे प्रथम सम्मेलन होता है उसके बाद जल्द ही इन समितियों का गठन किया जाता है, तो उस दिन से ही 5 साल तक समिति बनी रहती है, यानी स्थायी रूप से बनी रहती है, बीच में ये समिति भंग नहीं होती है। इसीलिए इनको पंचायतों की स्थायी समितियां कहा जाता है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, इनका कार्यकाल स्थायी होता है ना। स्थायी क्यों कहते हैं, तो स्थायी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है, इसलिए इसको, इसीलिए इसको पंचायत की स्थायी समितियां कहते हैं, है ना। पंचायत की स्थायी समितियां कहते हैं, है ना। तो स्थायी समितियां यानी कि इनका कार्यकाल कितने होता है, कितने साल का होता है, तो पंचायत के कार्यकाल के बराबर, है ना? पंचायत के कार्यकाल के बराबर यानी कितने साल का, 5 साल का, 5 साल का, है ना। इसीलिए इनको स्थायी समितियां
कहा जाता है। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि इनमें कितनी समितियाँ बनाई जाती है, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। तो इनमें कितनी-कितनी समितियाँ बनाई जाती है ना? क्योंकि इनको कार्य करने के ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए कुछ अलग विषय सौंपे गए हैं, जनपद पंचायत को कार्य करने के लिए अलग विषय सौंपे गए हैं, इसी तरह जिला पंचायत को कार्य करने के लिए भी अलग विषय सौंपे सौंपे गए हैं। तो इन विषयों के आधार पर कार्यों का विभाजन करके ये अपना काम करते हैं। ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं कि पंचायतों की मतलब समितियों की संख्या, ठीक? समितियों की संख्या। समितियों की संख्या, तो समितियां और पंचायत, पंचायत बोले तो 3 स्तर पर छत्तीसगढ़ में है ना, ग्राम पंचायत, और इधर हम देखें जनपद व जिला पंचायत, जनपद व जिला पंचायत। ठीक। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम मतलब 5 से अधिक नहीं होगी, 5 से अनधिक, 5 से अनधिक समितियां जो है वो नहीं बनाई जा सकती है ना, 5 से अनधिक। और जनपद व जिला पंचायत में मिनिमम 5, है ना, मिनिमम मिनिमम 5 समितियां बनाई जाएगी। ठीक। यहाँ 5 से अनधिक मतलब यहाँ मिनिमम जो है 3 से लेके 5, है ना, 3 से 5 तक समितियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन इसके देखिए मांग के अनुसार अगर लगे कि हमें और समिति का गठन करना चाहिए, तो समिति का गठन जो है वो पंचायत कर सकती है ना? यानी इससे और अधिक समिति का गठन कर सकती है। लेकिन इससे और अधिक समिति का गठन कर सकती का गठन पंचायत कर सकती है ना? इस चीज को याद में रखना है, पंचायत कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि अगर लगे पंचायत की हमें अपने मतलब काम को अच्छे ढंग से और चलाने हैं, इसलिए वो है क्या, और समिति का गठन कर सकती है। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर, है ना, ग्राम पंचायत के स्तर पर इससे और अधिक समिति का गठन कौन करेगी? ग्राम पंचायत में समिति का गठन कौन करेगी? ग्राम पंचायत ही करेगी, है ना? ग्राम पंचायत में समिति का गठन ग्राम पंचायत ही करेगी, लेकिन कलेक्टर से अनुमति लेकर, ठीक, लेकिन किससे अनुमति लेकर? लेकिन कलेक्टर से अनुमति लेकर और समिति का गठन कर सकती है, मतलब 5 से अधिक भी समिति का गठन कर सकती है अनुमति लेकर, है ना? इसी तरह से जनपद व जिला पंचायत में भी, है ना, जनपद व जिला पंचायत में भी समिति का गठन कर सकती है पंचायत। जनपद व जिला पंचायत में समिति का गठन कौन करेगी? का गठन जनपद और जिला पंचायत ही करेगी, जनपद व जिला पंचायत ही करेगी, अतिरिक्त कलेक्टर व कलेक्टर से अनुमति लेकर, ठीक, किससे अनुमति लेकर? अतिरिक्त कलेक्टर व कलेक्टर से अनुमति लेकर और समिति का गठन कर सकती है ना? तो हमने देखा कि पंचायतों में कितनी समितियां होती हैं। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3, है ना? और जनपद व जिला पंचायत में मिनिमम 5, ठीक। लेकिन इससे और समिति का गठन करना चाहे तो ग्राम पंचायत जो है समिति का गठन गठन कर सकती है कलेक्टर से अनुमति लेकर। जनपद व जिला पंचायत भी और समिति का गठन कर सकती है कलेक्टर व अतिरिक्त कलेक्टर से अनुमति लेकर, है ना? ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि वर्तमान में कितनी समितियां हैं, है है ना? वर्तमान में कितनी समितियां हैं? वर्तमान में समितियां, तो वर्तमान में ग्राम पंचायत में, वर्तमान में ग्राम पंचायत में 5 समितियां हैं, है ना? और इसी तरह से जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत में अभी वर्तमान में 8 समितियां हैं, और जिला पंचायत में वर्तमान में 6 समितियां हैं, है ना? अब अब बारी आती है कि ये समितियां कौन-कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जो 5 समितियां हैं, इस इन समितियों का नाम कौन-कौन से हैं।
ग्राम पंचायत की समितियां। ग्राम पंचायत की समितियां। तो पहला समिति है ना, पहला समिति है जिनका नाम है सामान्य प्रशासन समिति, है ना। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा है निर्माण एवं विकास समिति, सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति। तीसरा है शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति। ठीक, कौन कौन सा? शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति। शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति। चौथा है कृषि राजस्व, है ना, कृषि वन एवं राजस्व समिति। ठीक, कृषि वन एवं राजस्व समिति। और पांचवा समिति है ग्राम गौठान समिति, है ना। ये नवीन गठित समिति है। ग्राम गौठान समिति का गठन जो है 2019 में किया गया है ना। तो पंचायत की नवीन गठित मतलब ग्राम पंचायत की सबसे नवीन गठित समिति कौन है? तो ग्राम गौठान समिति, ग्राम गौठान समिति, है ना। कितनी पंचायत ग्राम पंचायत की समितियां हैं? तो पहला समिति है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है निर्माण एवं विकास समिति, तीसरा है शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति, और चौथा है कृषि वन एवं राजस्व समिति, और छठवा है मतलब पांचवा है ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति जो है वो सबसे नवीन समिति है। तब इसी तरह हम देखते हैं कि जनपद पंचायत में कौन कौन सी समितियों का गठन किया जाता है ना, उसको नाम याद रखते हैं अपन। जनपद पंचायत में गठित समितियां, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत की समितियां। ठीक, जनपद पंचायत की समिति। तो पहला समिति है पहले की ही तरह सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। और है ना, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में देखा कितनी समिति? 5 समिति। जनपद पंचायत में कितनी समिति देखेंगे? 8 समितियों का नाम हम देखने वाले हैं। तो पहला समिति है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा समिति है शिक्षा महिला एवं बाल विकास। ठीक, क्या है? शिक्षा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा महिला एवं बाल विकास, है ना, शिक्षा महिला एवं बाल विकास। तीसरा है तीसरा है कृषि समिति, चौथा है संचार एवं संकर्म समिति। ठीक, तो तीसरा है कृषि समिति, चौथा है संचार एवं संकर्म समिति, संचार एवं संकर्म समिति। पांचवा है सहकारिता, है ना, पांचवा है सहकारिता एवं उद्योग समिति। कौन सा? सहकारिता एवं उद्योग समिति, है ना, सहकारिता एवं उद्योग समिति। छठवा समिति है आपका, छठवा समिति स्वच्छता समिति। ठीक, स्वच्छता स्वच्छता समिति, है ना। ये 6 समितियां हैं। और समितियां हैं मतलब छठवा के बाद 7वां समितियां हैं वन समिति, और लास्ट समिति है स्वास्थ्य समिति। ठीक, तो देखते हैं। छठवा तो हो गया, है ना। 7वां है वन समिति, वन समिति। और 8वां है स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य समिति, है ना। तो एक बार हम इन जनपद पंचायत की समितियों के नाम अगर देखें तो पहला है आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा महिला एवं बाल विकास समिति, तीसरा है कृषि समिति, चौथा है संचार एवं संकर्म समिति, पांचवा है सहकारिता एवं उद्योग समिति, छठवा है स्वच्छता समिति, सातवां वन समिति, और आठवां है स्वास्थ्य समिति। ठीक, ये 8 समितियां जो है जनपद पंचायत में बन है अभी, है ना, वर्तमान में। और इसी तरह हम जिला पंचायत में देखें तो जिला पंचायत की समितियां, जिला पंचायत की समितियां, जिला पंचायत की समितियां जो है ना,
जो हम पहले जनपद पंचायत में 1 से लेकर 6 तक देखे ना, वही 6 समितियां जिला पंचायत में है। कौन कौन से समितियां देखे थे हम? पहला तो है सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति, है ना? और दूसरा कौन सी समिति देखे थे हम? दूसरा है आपका शिक्षा महिला एवं बाल विकास, और चौथा है कृषि समिति, है ना? तो दूसरा है शिक्षा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा महिला एवं बाल विकास। तीसरा कृषि समिति, है ना? कृषि समिति। छठ चौथा है संचार एवं संकर्म समिति, संचार एवं संकर्म समिति। पांचवा है सहकारिता एवं उद्योग समिति, और छठवा है स्वच्छता समिति। ठीक, तो पांचवा देखते हैं हम। सहकारिता एवं उद्योग समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, और छठवा है स्वच्छता समिति, स्वच्छता समिति, है ना? तो ये 6 समितियां कहाँ गठित हैं? जिला पंचायत में, है ना? जिला पंचायत में जो 6 समितियां गठित हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये समितियों का गठन कौन करता है ना? क्योंकि ये समितियां गठन करनी है, और ये समितियों के जो विषय हैं, कहीं न कहीं जो 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय है ना, उन्हीं से ही इन समितियों के विषय को लिया गया है। ठीक, तो इन समितियों का गठन कौन करता है? हम आगे देखते हैं समितियों का गठन। समितियों का गठन, तो समितियों का गठन जो है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में समिति का गठन करती है कौन? सचिव, है ना? गठन कौन करती है? सचिव। और इसी तरह से जिला व जनपद पंचायत में, जिला व जनपद पंचायत में समिति का गठन करती है सीईओ, है ना? कौन? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना? ये समिति का गठन करती है। तो इन समितियों का गठन कब करती है? स- सचिव और सीईओ जो है, ये समिति का गठन जो है, प्रथम सम्मेलन जैसे ही कि होता है, उसकी यथाशीघ्र एक बैठक बुलाती है, और जो बैठक बुलाती है, इसको हम कहते हैं विशेष बैठक। तो सचिव और सीईओ जो है, इन समितियों का गठन एक विशेष बैठक में करती है ना? तो गठन कब करती है? कब करती है? तो प्रथम सम्मेलन के पश्चात यथाशीघ्र, प्रथम सम्मेलन के पश्चात यथाशीघ्र, यथाशीघ्र एक विशेष बैठक में, है ना? विशेष बैठक में समिति का गठन करती गठन करती है ना? ठीक, और इस विशेष बैठक को बुलाता कौन है? सचिव बुलाएंगे और सीईओ बुलाएंगे, है ना? क्योंकि इन्हीं लोग समिति का गठन करते हैं, क्योंकि पंचायत जैसे भी गठित हुआ, इन लोगों का जिम्मेदारी बन जाते हैं कि अब पंचायतों को कार्य कैसे कराना है। इसीलिए जैसे ही प्रथम सम्मेलन होता है, समिति का गठन विशेष बैठक में बुलाकर ये जिम्मेदार अधिकारी सचिव और सीईओ करते हैं, है ना? अब सचिव मतलब समिति का गठन हो गया, और समिति का गठन कौन करता? तो सचिव और सीईओ। लेकिन इस समिति में होते कौन कौन से लोग हैं, इनको हम देखते हैं। तो समिति जिनसे मिलकर बनती है, उसे उनकी संरचना कहते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ेंगे समिति की संरचना। समिति की संरचना, एक बार हम इनको अगर लिखें इनको, तो समिति जिनसे मिलकर बनती है ना? समिति जिनसे मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, उसे उनकी संरचना कहते हैं, उसे उनकी संरचना कहते हैं। ठीक, जिन जिन से मिलकर बनती है, उसे उनकी संरचना कहते हैं। तो जिस तरह से हम कोई अगर टीम है, टीम यानी कि खिलाड़ियों का समूह जिसमें एक लीडर होता है, उसी तरह से समिति में भी एक लीडर होता है ना? जिस अगर कोई ग्रुप भी बना दिए, तो उस ग्रुप में जो सदस्य रहते हैं, वो सदस्य मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं, उसी को कहते हैं हम राजनीति की भाषा में अध्यक्ष। लेकिन समिति में, समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको कहते हैं सभापति, है ना?
समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं अपना सभापति। तो समिति किनसे मिलकर बनती है? पहला समिति सभापति से मिलकर बनती है न? और सचिव प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहना भी चाहिए एक, है ना? राजनीति से लोग आए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी रहता है ना? इसीलिए समिति जिनसे मिलकर बनती है उसे सभापति कहते हैं। और उसके बाद सचिव और समिति के सदस्य से मिलकर बनती है ना? तो समिति जो है किन-किन से मिलकर बनी होती है? तो सभापति, सचिव और सदस्य, इन सब से मिलकर समिति जो है वो बनती है ना? इनसे मिलकर समिति बनती है, ठीक? अब हम आगे देखते हैं ग्राम पंचायत में ये जो समितियां बनती है, तो ग्राम पंचायत में आपने कौन-कौन सी समिति देखा? सामान्य प्रशासन समिति और दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति। तो इन समिति के सभापति कौन होते हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के सभापति वो सरपंच ही होते हैं, ठीक? तो उनका पदेन सभापति। अगर हम सभापति हेडिंग डालें, सभापति कौन होता है? तो ये अध्यक्ष के तौर पर वो होता है, यानी कि उस समिति का लीडर। तो ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है? सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है कौन? सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है सरपंच, ठीक? कौन होता है? सरपंच। पदेन रूप से सरपंच जो है वो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। सामान्य प्रशासन समिति और निर्माण एवं विकास समिति, दोनों समिति का सभापति, ठीक? निर्माण एवं विकास समिति, है ना? इसका सभापति होता है सरपंच, ठीक? इनका सभापति सरपंच होता है, ठीक? हाँ, ये बात है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण इसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य लिखना है ना? निर्माण नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, ठीक? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, इसका सभापति होता है सरपंच, ठीक? और एक समिति हमने देखा था ग्राम गौठान समिति। तो ग्राम गौठान समिति का सभापति होता है ग्राम सभा द्वारा मनोनीत जिम्मेदार व्यक्ति। कौन होता है? ग्राम सभा द्वारा मनोनीत जिम्मेदार व्यक्ति, जिसको प्रभारी मंत्री ने क्या किया हो? अनुमोदन किया हो, ठीक? तो ग्राम गौठान समिति का सभापति कौन होता है? ग्राम गौठान समिति, ग्राम गौठान समिति का सभापति कौन होता है? ग्राम सभा द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक? कौन होता है? ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत जिम्मेदार व्यक्ति, ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत जिम्मेदार व्यक्ति, जिसका अनुमोदन जिसका अनुमोदन प्रभारी मंत्री ने किया हो, है ना? प्रभारी मंत्री ने किया हो। ये समिति के मतलब ग्राम गठन समिति के सभापति होते हैं ग्राम सभा द्वारा मनोनीत जिम्मेदार व्यक्ति, जिसका अनुमोदन प्रभारी मंत्री ने किया हो। और आगे हम देखते हैं शेष समिति, जैसे कि ये जो 3 समिति के तो सभापति हो गया, लेकिन शेष समिति का सभापति कौन होता है? तो शेष समिति का सभापति को चुनते हैं सदस्य, अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, है ना? तो शेष समिति का सभापति लिखते हैं शेष समिति, शेष समिति का सभापति सदस्य अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, सदस्य अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, है ना? तो इतनी बातें हमें ग्राम पंचायत की समिति से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं जनपद एवं जिला पंचायत की समितियां, ठीक? जनपद एवं जिला पंचायत की समितियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति जनपद एवं जिला
जनपद एवं जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है, जनपद व जिला पंचायत का ही अध्यक्ष है, ठीक है। लेकिन यहाँ शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति होता है जनपद एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, ठीक। तो इनको हम लिखेंगे जनपद एवं जिला पंचायत समिति के जिला पंचायत समिति के सभापति, है ना। तो जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सभापति एवं उपसभापति। तो जनपद एवं जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति, ये जो सामान्य प्रशासन समिति है, इसका सभापति होता है, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है जनपद एवं जिला पंचायत के, है ना, जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष। जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष ही सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है, सभापति होता है। शिक्षा महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति, है ना, शिक्षा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति होता है जनपद एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, पदेन रूप से, है। ठीक। और शेष समिति का सदस्य जो है, सदस्य अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, ठीक। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। शेष समिति का शेष समिति का सभापति सदस्य अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, ठीक। सदस्य अपने बीच में से ही चुन लेते हैं। हाँ, तो इतनी बातें जो है हमें जनपद और जिला पंचायत समिति के सभापति कौन कौन हो सकते हैं इनसे याद रखनी है। तो सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष। शिक्षा महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति होगा जनपद एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। और जो शेष समिति जो बचती है, इनका सभापति होगा समिति सदस्य, इनका सभापति जो को समिति जो है वो अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, ठीक। मतलब समिति के सदस्य जो है वो अपने बीच में से ही चुन लेते हैं समिति को। अब हम देखते हैं कि पंचायत के जिनसे मिलकर बनती है उसे उनकी संरचना कहते हैं। तो इसमें हमने देखा है सभापति, है ना, पंचायत सभापति से मिलकर बनती है, सचिव से मिलकर बनती है और सदस्य से मिलकर बनती है। तो अभी हमने सभापति को देख लिया, अब हम देखेंगे सचिव को देखेंगे। तो ग्राम पंचायत की समिति के सचिव, ग्राम पंचायत के समिति के सचिव तो ग्राम पंचायत में कौन कौन से समिति होते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, ग्राम गौठान समिति, ये जो तीन समिति हैं, कौन कौन सी, सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति और ग्राम गौठान समिति। इनका सचिव कौन होगा, तो इनका सचिव जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ना, वही इनका सचिव हो जाता है, ठीक, वही इनका सचिव बनता है। तो लिखेंगे इसको कैसे, ग्राम सामान्य प्रशासन समिति, ठीक, सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, है ना, निर्माण एवं विकास समिति और गौठान समिति, गौठान समिति। इसका सचिव, इनका सचिव कौन होगा, इनका सचिव होगा ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव ही ये जो तीन समितियां हैं इनका सचिव होगा। और शेष समिति है, इनका सचिव जो है वो सचिव जो है वो मनोनीत कर देती है, मतलब ये सुनती है ना। तो ये तीन समितियां हैं, सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, ग्राम गौठान समिति। इनका सचिव होगा ग्राम पंचायत का ही सचिव। और इसमें शिक्षा स्वास्थ्य एक और समिति है, कौन कौन सी, शिक्षा हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति का सचिव, ठीक। इनको अगर देखें, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति, स्वच्छता समिति का सचिव कौन होगा, तो पहला होगा ANM नर्स, है ना, ANM नर्स,
और दूसरा होगा आपका, देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति का सचिव एएनएम नर्स हो सकता है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी इनके सचिव होते हैं। और एडीओ जो जिसका हम अभी तैयारी ही कर रहे हैं, वो क्या होता है, इन ग्राम पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एवं स्वच्छता समिति का सचिव होता है। तो कौन कौन से, एएनएम नर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक विस्तार विकास अधिकारी, कौन, एडीईओ, ये शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के सचिव बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कृषि वन एवं राजस्व समिति, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, कृषि वन एवं राजस्व समिति, ये जो समिति जो पढ़े ग्राम पंचायत के लिए, है ना। तो कृषि वन एवं राजस्व समिति, राजस्व समिति, इसका सभापति कौन होगा, इसका सचिव होगा आपका आरडीईओ, है ना। और वन रक्षक, पटवारी और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी। ठीक, कौन कौन से होंगे, आरडीईओ, वन रक्षक, पटवारी और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, ये इनके क्या होंगे, सचिव होंगे, है ना। तो इतनी बातें हमें याद यहाँ से याद रखनी है। ऐसे हम रिलेट करेंगे, कृषि राजस्व यानी पटवारी, है ना, ये रिलेट करने के लिए है। राजस्व यानी पटवारी, वन यानी वन रक्षक, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, तो कृषि से इनको हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति जो है इस समिति के क्या होंगे, सचिव होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनपद एवं जिला पंचायत की समिति का सचिव, तो जनपद में सामान्य प्रशासन समिति का सचिव कौन होता है, सीईओ ही होता है। और शेष समिति का सचिव जो है सीईओ ही नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक, तो इनको लिखते हैं अपन, जनपद एवं जिला पंचायत के सचिव, जनपद एवं जिला पंचायत के सचिव, जनपद एवं जिला पंचायत के समिति के सचिव, समिति के सचिव। तो जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सचिव में पहला है आपका सामान्य प्रशासन समिति का सचिव, सामान्य प्रशासन समिति का सचिव, सामान्य प्रशासन समिति का सचिव कौन होगा आपका, सीईओ। ठीक, वहां के जनपद एवं जिला पंचायत के सीईओ। और शेष समिति का सचिव, शेष समिति का सचिव, शेष समिति का सचिव होगा सीईओ द्वारा नियुक्त व्यक्ति, है ना, सीईओ द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो वो इस शेष समिति का सचिव होगा, है ना। आगे अब हम बढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, अब समिति के सभापति पढ़ लिए हैं, समिति के सचिव पढ़ लिए हैं। अब आगे बारी आती है कहने की समिति के सदस्यों की। तो देखते हैं हम समिति के सदस्य। ठीक, तो पंचायतों की समिति के सदस्य, हेडिंग लिखेंगे पंचायत की समिति के सदस्य। पंचायत बोले तो ग्राम, जनपद और जिला पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत की समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, एक निर्वाचित भी होते हैं और यहाँ सहयोजित भी होते हैं और पदेन भी होते हैं। ठीक, इनको अगर लिखे हम, तो निर्वाचित सदस्य, है ना, निर्वाचित, सहयोजित, सहयोजित और पदेन। तो देखिए ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते। इसी तरह से जनपद पंचायत में अगर देखें, तो जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना, जिला पंचायत में भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत में सहयोजित सदस्य होते हैं, जिला पंचायत में भी सहयोजित सदस्य होते हैं। और पंचायत, देखिए जैसे कि ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते, लेकिन जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं और जिला पंचायत में भी पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, तो निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, समिति किनसे मिलकर बनती है, निर्वाचित पंच एवं सरपंच से ही समिति जो क्या है वो बनती है। और ये जो पंच एवं सरपंच जिससे हम चुने रहते हैं वही तो निर्वाचित है ना। तो ये क्या हो गए, निर्वाचित सदस्य से बनती है। दूसरा सहयोजित सदस्य, सहयोजित सदस्य का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं
जिसको उस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रहता है ना? तो ऐसे सदस्य यानी विशेषज्ञ, तो ऐसे सदस्यों को सहयोगी सदस्य ऑटोमेटिक समिति में सलाह देने के लिए, समिति को मार्गदर्शन देने के लिए इन सदस्यों को जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे सदस्य क्या कहलाते हैं? सहयोगी सदस्य कहलाते हैं। और पदेन सदस्य मतलब जैसे कि जैसे वहां हम पढ़ रहे थे कि पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं, यानी पंचायतों की संरचना में हम पढ़ रहे थे। तो होते थे कि देखिए, जैसे कि जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते थे आपका सरपंच, है ना? चक्रीय क्रम में सरपंच होते थे, और उसके बाद होते थे और जिला पंचायत में अध्यक्ष हो जाते थे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो थे वो सहयोगी पदेन सदस्य होते थे। इसी तरह से विधायक भी होते थे और सांसद भी होते थे। सांसद मतलब राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, है ना? तो यही, तो जनपद पंचायत में विधायक हर समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, अगर लिखे हम इनको, तो जनपद पंचायत में विधायक जो है, विधायक हर समिति का पदेन सदस्य होता है। हर समिति का पदेन सदस्य होता है कहाँ? जनपद पंचायत में। और इसी तरह से जिला पंचायत में देखें, अब जिला पंचायत की जब बात आती है तो सांसद एवं विधायक, है ना? जनपद पंचायत में ओनली विधायक, लेकिन जिला पंचायत में सांसद एवं विधायक। तो सांसद एवं विधायक जो है कोई भी दो समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। ठीक, क्या लिखेंगे इनको? तो जिला पंचायत वाले लाइन में लिखेंगे सांसद एवं विधायक कोई भी दो समिति का, है ना? कोई भी दो समिति का पदेन सदस्य हो सकते हैं, है ना? सांसद एवं विधायक कोई भी दो समिति का पदेन सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो जनपद पंचायत में ओनली विधायक जो है वो हर समिति का पदेन सदस्य होगा, लेकिन जिला पंचायत में देखें तो सांसद एवं विधायक जो है वो कोई भी दो समिति का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सभी समिति का या हो सकते हैं ऐसा करके फंसाया गया, तो यहाँ पर सिर्फ कोई भी दो समिति ही, है ना, ध्यान में रखनी है आपको। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदेन सदस्य कौन होगा, ये तो हम जान लिए। सहयोजी सदस्य, हाँ, तो सहयोजी सदस्य को हम आगे अभी इनको डील किए हैं, है ना? आगे हम समिति की मतलब इनमें कितनी संख्या होगी इनको हम देखेंगे आगे आगे जब पढ़ रहे हैं तो देखिए, ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सदस्य जो हैं, है ना, सदस्य, इनकी सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है। इनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर जो है सभी समितियों के सभापति जो इसके सदस्य होते हैं, किनके? जनपद पंचायत, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत समिति के सदस्य, इनके सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है। एक बात आपको याद रखना है कि सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य जो है, मतलब सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति होते हैं वो छोड़कर सभी समितियों के सभापति जो है वो इनके सदस्य होते हैं। इनको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सदस्य, तो इनको ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत समिति के सदस्यों में इनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, संख्या निर्धारित नहीं है। और दूसरा बात यह है कि सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, है ना, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति को छोड़कर, सभापति को छोड़कर सभी समितियों के सभापति जो है, सभी समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं, होते हैं, है ना? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर सभी समितियों के सभापति इनके सदस्य होते हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर सभी समितियों के सभापति, अगर हम इनको देखें तो फिर वही पंचायत बात आई, मतलब ग्राम पंचायत और जनपद एवं जिला पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत, है ना? तो ग्राम पंचायत में मिनिमम, ग्राम पंचायत में चार सदस्य हो सकते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत में
4 सदस्य, एक समिति में 4 सदस्य, कहने का मतलब यही है। जैसे कि सामान्य प्रशासन समिति है, तो सामान्य प्रशासन समिति और उसके बाद है निर्माण एवं विकास समिति। ऐसे-ऐसे कितनी समितियाँ, 5 समितियाँ ग्राम पंचायत में। तो सामान्य प्रशासन समिति, उसके बाद जो शेष समिति है, वो शेष समिति के सभापति, शेष समिति के सभापति जो है, वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य रहेंगे, ठीक है? हाँ, ये बात है कि शेष समिति के सभापति जो है, वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य रहेंगे। तो देखिए, सामान्य प्रशासन समिति को हटा देने के बाद कितनी समिति बचती है ग्राम पंचायत में? 4 समिति, और 4 समिति के सभापति यानी 4 लोग ही आएँगे, और वही जो 4 लोग हैं वो ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इनको अच्छे से हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है? यहाँ से इनको क्लीन करते हैं। ये चलिए, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति। तो सामान्य प्रशासन समिति तीनों स्तर पर बनती है ना? ग्राम स्तर पर भी, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी बनती है, जनपद और जिला स्तर पर भी बनती है, जनपद व जिला, है ना? इसमें भी बनती है सामान्य प्रशासन समिति। तो सामान्य प्रशासन समिति ग्राम पंचायत में इनमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य हो सकते हैं। जनपद व जिला में इनमें 5 सदस्य हो सकते हैं, ठीक? सामान्य प्रशासन समिति में अगर सदस्यों की संख्या देखें, तो ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति में मिनिमम 4 सदस्य, जनपद व जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति में मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं, ठीक? ये मिनिमम मिनिमम 5 सदस्य, ठीक? हाँ। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम गौठान समिति होती है, उनमें मिनिमम 8 सदस्य और मैक्सिमम 13 सदस्य हो सकते हैं। इसको लिखना है, ग्राम पंचायत की नोट करके लिखेंगे हम, ग्राम पंचायत की ग्राम गौठान समिति में, ग्राम गौठान समिति में मिनिमम 8 सदस्य और मैक्सिमम जो है वो 13 सदस्य हो सकते हैं। इतनी बात हमें सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में याद रखनी है, ठीक? अब जो समिति हो गया, समिति बनकर तैयार भी हो गया, है ना? अब कहीं न कहीं समिति अपना कार्य करेगी, तो कार्य करने के लिए क्या होगा, क्या होता है, हर महीने समिति का बैठक होता है। उस बैठक में ही निर्णय लेते हैं कि हम अब हमें क्या कार्य, विकास के पहलू से हमें क्या-क्या कार्य कार्य करनी है ना? इसीलिए समिति, मतलब पंचायत के समिति का सम्मेलन होता है, ठीक? बैठक। तो अब आगे हम देखते हैं पंचायत के समिति के सम्मेलन। पंचायत के समितियों का सम्मेलन, पंचायत के समितियों का सम्मेलन। तो सम्मेलन 2 तरह का होता है यहाँ पर, है ना? एक तो सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन जो हर महीने बुलाई जाती है, सामान्य सम्मेलन, और विशेष सम्मेलन, ठीक? अगर कुछ विशेष कंडीशन आ गए कि सभी समितियों का मेल-जोल यहाँ पर आवश्यक है, मतलब सभी लोगों का मेल-जोल आवश्यक है और कुछ निर्णय लिया जाए, ऐसे कुछ बीच-बीच में कुछ कंडीशन आ जाती है ना? इसीलिए विशेष सम्मेलन भी बुलाया जाता है ना? तो 2 तरह की होती है, एक तो है सामान्य सम्मेलन और दूसरा है विशेष सम्मेलन। सामान्य सम्मेलन किसे कहते हैं? हर महीने में एक बार आयोजित होने वाली बैठक को सामान्य सम्मेलन कहा जाता है, ठीक? हर महीने में एक बार आयोजित होने वाली बैठक को सामान्य सम्मेलन कहा जाता है। और उसी तरह से आधे विशेष सम्मेलन किसे कहते हैं? आधे से अधिक सदस्यों की मांग किए जाने पर 10 दिन के भीतर जो बैठक बुलाई जाती है, उसको विशेष सम्मेलन कहते हैं। तो देखिए, इनको लिखते हैं, सामान्य सम्मेलन हर महीने में एक बार आयोजित की जाने वाली बैठक, हर महीने में एक बार आयोजित की जाने वाली बैठक, आयोजित की जाने वाली बैठक, इसको कहते हैं सामान्य सम्मेलन। सामान्य सम्मेलन महीने में एक बार बुलाई जाती है समितियों का, है ना? तो विशेष सम्मेलन किसे कहते हैं? आधे से अधिक सदस्यों की मांग किए जाने पर, ठीक, आधे से अधिक सदस्यों की, आधे से अधिक सदस्यों की मांग किए जाने पर 10 दिन के भीतर, ठीक, 10 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक, इसे कहते हैं विशेष सम्मेलन, ठीक?
है ना? अब ये जो समिति है, सम्मेलन होता है, तो इस सम्मेलन को कोई ना कोई बुलाने वाला भी तो होगा, है ना? जिम्मेदार व्यक्ति। अब आगे हम बढ़ते हैं समितियों के सम्मेलन में, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि समितियों का बुलाया जाना। तो इसको बुलाता कौन है? सभापति बुलाता है ना? देखिए, जैसे कि सामान्य प्रशासन समिति है, अब अगर उसका बैठक अगर होनी है, तो उस समिति का जो सभापति होगा वही उस समिति का बैठक बुलाएगा, है ना? तो अगर इसको हम देखें, तो बैठक बुलाया जाना, बैठक बुलाता कौन है? बैठक बुलाता कौन है? तो सभापति बुलाता है ना? सभापति बुलाता है। और इस बैठक की स्थान, समय और तिथि, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? सभापति ही करता है ना? स्थान समय तिथि निर्धारण का, स्थान समय तिथि का निर्धारण कौन करेगा? सभापति ही करता है ना? तो इस समिति में गणपूर्ति की भी आवश्यकता होती है। तो गणपूर्ति कितनी होती है? आधा। ग्राम, जनपद और जिला तीनों स्तर पर आधे आधे सदस्य अगर आ जाए, जैसे कि 5 सदस्यों से मिलकर अगर समिति बनती है, तो अब 2.5 व्यक्ति तो आएंगे नहीं, है ना? तो कितने व्यक्ति आएंगे? 3। उदाहरण के तौर पर, तो गणपूर्ति की आवश्यकता कितनी होती है? आधा। ग्राम, जनपद व जिला तीनों स्तर पर, ग्राम, जनपद व जिला तीनों स्तर पर गणपूर्ति की आवश्यकता जो है वो आधे। समिति के गठन करने वाले सदस्यों की आधा सदस्य अगर आ जाए, तो तो जो बैठक की कार्रवाई कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जा सकती है। गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है आपका अध्यक्षता करने वाला, यानी कि सभापति, है ना? गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है आपका सभापति। फिर वही कंडीशन बनती है, अगर गणपूर्ति ना मिले तो क्या होगा? गणपूर्ति न मिले, नेक्स्ट स्लाइड में, गणपूर्ति न मिले तो, गणपूर्ति न जुटा पाए तो क्या होगी? बैठक स्थगित कर दी जाएगी। ठीक, बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और स्थगित कौन करेगा? स्थगित कौन करेगा? तो वो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, यानी कि सभापति ही करेगा, है ना? स्थगित कौन करेगा? सभापति, है ना? स्थगित कौन करेगा? आपका सभापति या अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति ही इस बैठक को स्थगित करेगा, है ना? एक बात और याद रखनी है, जैसे ही बैठक स्थगित हो गया, स्थगित बैठक के 30 दिन के भीतर, स्थगित जो स्थगन बैठक है, इस बैठक को बुलाया जाना आवश्यक है, और इस बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? तो स्थगित बैठक को 30 दिन के भीतर बुलाया जाना आवश्यक है। स्थगित बैठक 30 दिन के भीतर बुलाया जाना आवश्यक है ना? और इस स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? तो इतनी बातें हमने कहाँ से देखी? पंचायत की जो समिति है, उनका जो बैठक होता है वहां से देखे, है ना? अब इस जो बैठक है, तो बैठक के लिए सूचना जारी कौन करता है? तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ही सूचना जारी करेगा। सूचना, यानी कि सभापति, समिति का सभापति ही कहेगा कि इस दिन बैठक है, और यहाँ पर बैठक है, इतने समय बैठक है, इस तरह की सूचना जारी करता है कौन? सभापति। तो ये सूचना जारी कितने दिन पूर्व करता है ना? ये सूचना जारी कितने दिन पूर्व जारी करता है? तो ग्राम सभा में 3 दिन पूर्व जारी कर देता है, और जनपद एवं जिला पंचायत में 5 दिन पूर्व सूचना जारी कर देता है। तो ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? बैठक के लिए सूचना जारी, बैठक के लिए सूचना जारी, बैठक के लिए सूचना जारी। तो ग्राम पंचायत में 3 दिन पूर्व, यानी कि ग्राम पंचायत की अगर समितियों की बैठक होनी है, तो इसके लिए सूचना जारी करेगा कौन? सभापति। कितने दिन पूर्व? 3 दिन पूर्व। और जनपद एवं जिला में, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, ठीक, जनपद एवं जिला पंचायत की अगर समितियों की बैठक करनी है, और ऐसी सूचना जारी करेगा सभापति 5 दिन पूर्व, है ना? ठीक।
तो इतनी बातें हमने पंचायत की समिति से देखी आज की क्लास में। कल की क्लास में हम पंचायत की समिति से संबंधित कुछ और बातें देखेंगे, कुछ विशेष बात है जिसको हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिय साथियों, आज की क्लास कैसा लगा? अगर जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो। और इसी उद्देश्य से क्लास भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है कि जो भी डाउट रहे वो क्लास में ही क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अपवाद रहते ही हैं जो छूट जाती है, इसीलिए अगर जो छूटता है उसको उसके लिए आप कहिए कि सर ये वाला टॉपिक जो है और ये जो छूट गया है इसको भी आप क्लियर कीजिए, तो जरूर हम कोशिश करेंगे क्लियर हो। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप अपना राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लेकर हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।